अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हाइब्रिड वालों? ऑल ओके? ओके। लेक्चर 37 स्टार्ट हो गया जी हमारा। कल मैंने आपको इनकम के बारे में बताया था कि इनकम को हम रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसे अर्न कर लें, और गुड्स हैं तो गुड्स डिलीवर कर चुके हैं, सर्विसेज हैं तो सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं। कैश आए या ना आए हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो इनकम का रिकॉर्ड होना ये इनकम के अर्न करने के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हमने थोड़ी सी बात ये की थी कि अगर 22 पे खड़े हैं, हमने गुड्स को छोड़ें, सर्विसेज की बात करें तो 22 में हमने सर्विसेज दे ली थी, लेकिन अभी कैश रिसीव नहीं किया था। तो क्लोजिंग डेट पे हमारा क्या बन गया? रिसीवेबल, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, जो कि एक एसेट होता है। और यही पिछले साल में अगर था तो वो ओपनिंग रिसीवेबल इस साल का बन गया। और अगर हमने 2022 में कैश पहले रिसीव कर लिया, अभी सर्विसेज अगले साल जाके देनी है, तो क्लोजिंग डेट के ऊपर ये हमारे ऊपर एक बोझ है, एक लायबिलिटी है, अनअर्न्ड या एडवांस जिसको कहते हैं। ये लायबिलिटी इधर आ गई। पिछले साल अगर पैसे लिए थे, सर्विसेज इस साल लेनी है, तो इस साल के स्टार्ट में ही ये लायबिलिटी। रिसीवेबल के अल्टरनेटिव नेम्स एक्रूड, ओइंग, ड्यू, एरियर, आउटस्टैंडिंग, और एडवांस के लिए कहा था अनअर्न्ड या डेफर्ड। लिखा था ना मैंने वो, हाँ, ये कि ये बड़े ख़तरनाक अल्फाज हैं। अगर ये एक्सपेंस के साथ हो तो पेएबल का मतलब देते हैं, और अगर ये इनकम के साथ लगे हों तो रिसीवेबल का। फिर मैंने आपसे कहा था बेटा खामोश करा लें साथ वालों को, हो जाएगी आवाज़ सही जी। मैं खुद आहिस्ता भी बोल रहा हूँ थोड़ा सा, कभी माफ़ी भी दिया करो थोड़ी जी, थोड़ा ध्यान दे लें। अभी थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी गर्म होती जाएगी ना, ठीक है। अभी इंजन ठंडा है ज़रा जी। स्टेप्स मैंने कहा था वही 4 ही हैं। ओपनिंग लिखेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग कैलकुलेट करके लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर को इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे एज एन इनकम, ठीक है। अच्छा, सवाल एक दो एक करवाया था, एक आधा और करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा रवानी आ जाए। रिसीवेबल वाला हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 13 था ना, इससे अगला एक और करवा देता हूँ, बाकी डिस्कस कर लूँगा। अच्छा जी बेटा, डिस्कस वो भी कर लूँगा, फिलहाल मुझे करवाने नहीं जो मैं करवाने लगा हूँ। फ़खर ज़मान रेंटेड आउट हिज शॉप ऑन 1 अगस्त, और अगर आपकी तसल्ली नहीं होगी तो डिस्कस नहीं करवा भी दूंगा, लेकिन पहले सादा वाली चीज़ तो करवा लूँ। एक रिसीवेबल वाला करवाया था, अनअर्न्ड वाला करवा लेने दो मुझे। वैसे ये इनकम का एक्रूवल ज़्यादा इस्तेमाल तो जाके होना है एनपीओ के टॉपिक में, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनकम के ऊपर सही आई क्या गुस्सा निकालता है, तो वहाँ पे तफसील से इसके ऊपर फिर बात भी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस वहाँ पे ज़्यादा होगी। बाकी एक्सपेंसेस जो हैं, जो एक्रूवल मैंने आपको ज़्यादा जिस पे स्ट्रेस भी दिया है, वो आपके अभी यहाँ पर इस्तेमाल होते रहेंगे। आपके करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में इस्तेमाल होंगे, आगे आपके कैश फ्लो का टॉपिक जो पहले करते हैं एनपीओ से, उसके अंदर इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। और अभी भी बोरिंग कॉस्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, एक्सपेंस कब बनाना है, पेएबल क्या है, इंटरेस्ट खास तौर पे यहाँ पे चलेगा। फिर गवर्नमेंट ग्रांट के टॉपिक के अंदर करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन जो करना सिखानी है आपको, ये चल रहे होंगे, तो इसका ज़्यादा यूज़ है एक्सपेंसेस का। इनकम्स के जो एक्रूवल्स हैं इनका यूज़ एनपीओ के टॉपिक में ज़्यादा जाके होगा, लेकिन यहाँ पे अब जब सीख रहे हैं तो ये भी साथ ही सीख के चले। तो फ़खर ज़मान रेंटेड आउट हिज शॉप ऑन 1 अगस्त 14। रेंट पर मंथ इज 2500। टेनेंट्स पे क्वार्टरली रेंट इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त। ईयर एंड है 30 जून। अब एक तो ईयर एंड 30 जून वाला है, और दूसरा 1 जुलाई से नहीं शुरू हो रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1 अगस्त से है। क्वार्टरली रेंट है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने का क्वार्टर जो है, इसका रेंट 1 अगस्त को टेनेंट किराएदार पे करेगा। इसी तरह से हर क्वार्टर का क्वार्टर के स्टार्ट में। तो रेंटल इनकम का लेजर बनाना है। सबसे पहली चीज ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ओपनिंग में रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है? कुछ भी नहीं है। हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2014 पर, और किराए पे दे रहा है फ़खर ज़मान दुकान को 1 अगस्त 14 पर।
तो साल के पहले दिन तो इसने किराए पे ये दे नहीं रखी थी, तो ओपनिंग का तो सवाल ही पैदा ना ही ओपनिंग रिसीवेबल है। रिसीवेबल हो तो एसेट होता है ना, एसेट साइड पे बीडी लिखा, रिसीवेबल अनअर्न्ड नहीं लिखना। अब ना ही ओपनिंग में अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड एडवांस डेफर्ड ये नाम है एडवांस इनकम के, लाइबिलिटी होती है। स्टेप 2 हमने कैश रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इनकम का लेजर है, कैश ने तो इस तरफ आना है, इधर ही नहीं आ रहा था, एक्सपेंस का था, तो ध्यान से देखा करना है हमेशा। ये इनकम को देन में लाओ और कैश की एंट्री ध्यान से करो ताकि गलती के चांसेस ना हो। 2 सेकंड सोच कर लिख लेने से 6 महीने बच जाएं तो ये वारे का सौदा है, ठीक है। तो इनकम है, इनकम के केस में कैश रिसीव करो तो एंट्री बनती है कैश डेबिट, इनकम का लेजर क्रेडिट, तो कैश ने इस तरफ आना है। इनकम के लेजर में कैश क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। अब यकम अगस्त को किराए पे भाई साहब ने दुकान दी है, तो यकम अगस्त को 3 महीनों का किराया ले रहे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर का, फिर यकम नवंबर को, नवंबर दिसंबर जनवरी का, फिर यकम फरवरी को, फरवरी मार्च और अप्रैल का, और फिर यकम मई को भी किराया ले रहे हैं और 3 महीनों का, मई जून और अगला साल जुलाई, ठीक है जी, मई जून और अगला साल जुलाई भी। चले वो तो बात की बात है। कैश पेमेंट के वक्त तो हम ये नहीं देखते कि ये किस अरसे को कवर कर रही है, कैश पेमेंट में तो हम ये देखते हैं कि हमारे पीरियड में पेमेंट हुई, या ये रिसीट है तो रिसीट की बात भी वही है, रूल तो वही है, ठीक है। अब कैश 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 कितना है जी रेंटल, 2500 पर मंथ है, पर मंथ है तो इंटू 3 करो, आंसर 7500 पर क्वार्टर आ गया, तो 7500 इकट्ठा कोई लिखना चाहे पर्चे में लिखे, कोई मसला नहीं है, डेट साथ ना लिखे, लेकिन फिर एंड पे ध्यान से निकाल ले, डिवाइड बाय 12 करके जितने महीने हो। खैर यहाँ तो पर मंथ गिवन है, वैसे ही आ जाना था। अब स्टेप 2 इज डन। स्टेप 3 क्लोजिंग कैलकुलेट करना है, और उसके लिए कहा था आप अपने साल की आखिरी पेमेंट नॉर्मली पकड़ते हो, वहाँ से पता चलता है उसकी रेंज देखकर। अगर तो हमारी इस आखिरी पेमेंट ना यकम मई वाली, अगर इस पेमेंट की रेंज 30 जून या उससे पहले ख़त्म हो जाए, 30 जून पे ख़त्म हो तो कोई पेएबल नहीं, कोई रिसीवेबल नहीं, कोई अनअर्न्ड नहीं। 30 जून से पहले ख़त्म हो जाए तो हम कहेंगे सर्विस दे ली, अभी पैसे नहीं आए, और 30 जून से आगे निकल जाए तो पैसे पहले आ गए, सर्विस अभी देना बाकी। अब हमारी पेमेंट की सिचुएशन क्या है, यकम मई को ये पेमेंट फ़खर ज़मान ने रिसीव कर ली, मई जून और अगले साल जुलाई के भी आज ही रिसीव किए बैठे हैं। अब मई जून तक तो कोई मसला नहीं है, वो तो इनकम बननी है, लेकिन जो जुलाई की अमाउंट भी रेंट की इसने आज ही ले ली हुई है, तो 30 जून के ऊपर खड़े होके तो वो लाइबिलिटी नहीं होगी। तो क्लोजिंग के अंदर एडवांस या अनअर्न्ड, वो एक ही बात होती है एडवांस या रिसीवेबल। तो अगर रिसीवेबल होता तो एसेट होता, इधर आता, रिसीवेबल होता तो एसेट होता, तो इधर ही आता। सही लिखा है, हमेशा मैंने गलत थोड़ी लिखना होता है, ध्यान किया करो। इस वक्त क्या मामला है, अच्छा चलो, वैसे सवाल के अंदर पर मंथ गिवन है, लेकिन मैं ज़रा यूज़ कर लेता हूँ। ये पर क्वार्टर है डिवाइड बाय 3, और पर मंथ हो गया तो 1 महीने का एडवांस। और अगर साल का इकट्ठा दे देता, 30,000 किराया बनता है ना साल का 30,000 बनता है ना। अगर पर मंथ 2500 है तो 12 को 2500 से मल्टीप्लाई करो ज़रा। अगर साल का दे देता तो हम कैसे निकालते, 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू जितने महीने एडवांस हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो गिवन भी था वैसे 2500, पर मैंने फिर भी कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको जी। 3 स्टेप्स हो गए। चौथे स्टेप में इनकम निकालनी है, बैलेंसिंग फिगर कैश के ऑपोजिट साइड पे आएगी, और वो कितनी है जी, क्यों अभी तो 30,000 की बात हो रही थी। यकम अगस्त को किराए पे दी है दुकान, पहले महीने किराए पे नहीं थी, तो इसका मतलब 11 महीने तक फ़खर ज़मान ने दुकान किराए पे दिए रखी है, तो 11 महीने का रेंट उसने कमाया है, तो इनकम में 11 महीने का रेंट ही जाना चाहिए था। तो 2500 को 11 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आंसर आएगा 27,500। ये जनाबे वाला इनकम की फिगर है जो P&L में जाती है, और ये हमने निकाली है बैलेंस। लेकिन कल जैसे लोन में सिखाया था वैसे यहाँ पर भी बात करता चलूँ। डाटा ऐसा भी दिया हो सकता है कि हम वो हमें रेंटल बता देता,
वैसे इस सवाल के अंदर ये पहले निकल सकता है, मैं तो वैसे तरतीब पक्की रखी हुई है ना, लेकिन कभी ज़रूरत भी ये पड़ जाती है कि एक्सपेंस की फिगर या इनकम की फिगर पहले निकालनी पड़े। इनकम कैसे पहले निकल सकती है? रेंटल पर मंथ, पर क्वार्टर वगैरह जो भी हो दे दे, और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेंट एक्सपेंस के केस में, और डेट ऑफ लेटिंग द प्रॉपर्टी इनकम के केस में वो डेट बता दे तो हम बड़े आराम से पहले इनकम भी निकाल सकते हैं या एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या होगा, ये P&L की फिगर रेंटल इनकम अदर इनकम में चली जाएगी, और ये क्लोजिंग में लाइबिलिटी साइड पे आ रही है। ये चीज़ लाइबिलिटी इसी तरफ ही आती है ना, तो ये क्लोजिंग में अनअर्नड है, एडवांस है, डेफर्ड इनकम, एडवांस इनकम, अनअर्नड इनकम, ये एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी टू पे कैश इन फ्यूचर होती है, होश करो, लाइबिलिटी टू पे कैश इन फ्यूचर होती है, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर होती है, लिखा भी था। लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूट्यूरे, और रिसीवेबल क्या है? राइट टू रिसीव सर्विसेज इन। बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, हाँ जी, अब आपको जिसमें तकलीफ है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, सोल्यूशन किस किस का मौजूद है? वैसे सबका ही था, वैसे ही करवाया मैंने। चलें, 14, 15, 16 से सभी तो हैं। अच्छा, 16 में मिसबा ने 3, ज़रा पढ़ लें, 3 दफ्तर बिल्डिंग में अपने प्लाजे में किराए पे दिए हैं और एडवांस में कर रहा है। बस इसमें ये कहा 3 दफ्तर है जी। मैंने कहा पढ़ लें, मुझे पता है मैं 15 पढ़ रहा हूँ। मिसबा ने 3 ऑफिस रेंट पे दिए हैं, मंथली रेंट है 25,000 ईच। बस डाटा बदला हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखने वाला था। ठीक है, कि 3 दफ्तर हैं और 25,000 एक दफ्तर का किराया है, और वो भी कौन सा? मंथली। यकम मार्च को उसने किराए पे दिया है और रिसीव करता है क्वार्टरली रेंट एडवांस में। तो इसका मतलब 2500 एक दफ्तर का इंटू 3, 25,000, ये हो गया तीनों दफ्तर का, लेकिन एक महीने का है, इंटू फिर 3। आंसर इज 2,25,000 पर क्वार्टर इसने रिसीव करना है मिसबा ने। ठीक है, ओके, डन। बाकी सिंपल था। और चूंकि एडवांस में ले रहा है, 2 मार्च को शुरू हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला साल आ गया। ठीक है ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2 महीने क्लोजिंग डेट पर एडवांस आने थे इसमें। ऐसे ही हुआ था। अच्छा जी, जब आप कहीं से लोन लेते हैं नॉर्मली बैंक से, तो आप उसके पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रहे हैं। अगर आप किसी को लोन दे दें तो वो आपका पैसा किसी ने इस्तेमाल किया, तो आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी। इस सवाल में सिर्फ यही था। लोन, अब्दुल रज़ाक का ट्रायल क्या कह रहा है? अब्दुल रज़ाक का ट्रायल क्या कह रहा है? लोन टू एम्प्लॉइज, और आप भी किधर आए? डेबिट साइड पर। ये लोन रिसीवेबल है। ये क्या है जी? लोन रिसीवेबल। जब आपने लोन एम्प्लॉइज को दिया है तो उनसे लोन वापस लेंगे। ठीक है, सर्विसेज भी ले सकते हैं, लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा कि उसको नॉर्मली एडवांस टू एम्प्लॉइज कहते हैं। लोन दिया है, लोन ही वापस आएगा। ये लोन लिखा हुआ था, लोन है, यहाँ भी लोन है। चलो यहाँ पे ज़रा साफ है जगह। लोन एट द रेट ऑफ 10%। क्रेडिट साइड पे आने का मतलब ही क्या है? लाइबिलिटी है। मतलब ये लोन आपने लिया था तो लोन पेएबल है, यानी लोन लिया। अगर लोन लिया है तो किसी का पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उसको इंटरेस्ट, उसकी कॉस्ट सर्विस चार्जेस है ना, पैसे इस्तेमाल करने की कॉस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इन्होंने लोन लिया है, लाइबिलिटी, लोन पेएबल। अब्दुल रज़ाक ने लोन दिया है, तो जब इसने लोन दिया है तो इसने पैसे इस्तेमाल करने के लिए एम्प्लॉइज़ को दिए हैं, तो उनसे फिर इंटरेस्ट ले रहा है। और अब चूंकि ये इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम्प्लॉइज़, लोन टू एम्प्लॉइज़, लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये उसकी इनकम होगी। तभी देखो यहाँ पे किस तरह नजर आ रही है ये फिगर, क्रेडिट साइड। तो वहाँ लोन दिया था तो लाइबिलिटी थी क्रेडिट साइड पर, और उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पर नजर आ रहा था। ये उसी के उलट था, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी। यहाँ पे लोन इसने दिया हुआ है,
तो ये इसका एसेट है, रिसीवेबल है, लोन दिया है, उस पर इसने इनकम कमानी है, इंटरेस्ट इनकम। अब तरतीब तो वही है। रिक्वायर्ड क्या था, लोन का भी लेजर बनाना था, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बनाना है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट थी ना, तो बैलेंस शीट में तकलीफ हुई होगी आपको, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेंस नहीं, अब इनकम, दोनों ही आते हैं सवालों के अंदर। कैश फ्लो के सवालों में आपको नजर आएंगे, दोनों आएंगे। एक ही सवाल के अंदर इंटरेस्ट इनकम भी आ रही होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ रहा होगा, वहां पर फिर नहीं घूमना, सुकून से तसल्ली से अपने रूल्स को बैक करना है। यही 4 स्टेप्स हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा कि सारे तरीके सही हैं जैसे जैसे आप पढ़ के आए हैं, लेकिन हमने एक तरीका सीखना है और फिर पूरे FAR 1 में इसी को लगाना है। जब कभी एक्रूवल की एडजस्टमेंट आएगी, हर बार थोड़ा ही सोच सकते हैं। और हमारा तरीका वारदात क्या है, सिंगल अकाउंट अप्रोच से चलते हैं। ओपनिंग लिखते हैं, कैश लिखते हैं, क्लोजिंग लिखते हैं और एक्सपेंस या इनकम की फिगर। ये 4 चीज़ें चाहिए, कोई सी 3 दे दे या निकालने का डाटा दे दे, चौथी हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हर सवाल की नोयत डिफरेंट होगी। जैसे कैश फ्लो के सवालों के अंदर आपको कैश पेड की फिगर चाहिए होगी, वो गायब कर देगा, बाकी दे देगा। एनपीओ के सवालों में आपको एक्सपेंस इनकम की फिगर चाहिए होगी, तो कैश दे देगा, इनकम एक्सपेंस गायब कर देगा। तो आप उस हिसाब से निकाला करेंगे। ये इसलिए टॉपिक करवाया जा रहा है, तीसरा दिन है आज इसके ऊपर। खैर, आज बोरिंग कॉस्ट शुरू कर रहे हैं, बस इससे आगे चलने लगे अब 10-15 मिनट बाद जी, 10 मिनट बाद। तो सबसे पहले ओपनिंग, वो कहता है जी लोन दिया है यकम फरवरी 15 को। ओहो, ये तो इसी साल के अंदर लोन दिया है, तो ओपनिंग में तो कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट एडवांस में भी तो ले सकता है। जैसे इंटरेस्ट पे करते हुए कहा था नेवर पेड इन एडवांस, तो जब किसी ने पे नहीं करना तो यहां कोई रिसीव भी करने वाला नहीं होगा एडवांस में। इंटरेस्ट इज नेवर पेड और रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड और रिसीव्ड इन एरियर। तो ओपनिंग तो हो ही नहीं सकता था वैसे एरियर में, लेकिन सॉरी एडवांस में, लेकिन एरियर में तो हो सकता था। वो एरियर में क्यों नहीं है, क्योंकि लोन ही इस साल दिया है। तो इंटरेस्ट इनकम है, रिसीवेबल हो सकती थी, नहीं क्यों, नहीं क्यों, रिसीवेबल हो सकती थी ना, नहीं है क्यों, ये पूछ रहा हूं मैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल ओपनिंग हो सकता था ना, नहीं है क्यों। लोन, मैं जरा थोड़ा शॉर्ट बोल रहा था, नहीं क्यों, तो आपने कहना था आगे से इसलिए कि लोन नहीं है। चलें ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश। ओहो, ट्रायल वाले सवाल तो आसान ही बड़े होते हैं। ट्रायल में तो हमें क्या मिलता है, पेड की फिगर, यहाँ पे इनकम है तो रिसीव्ड की फिगर। तो ये कैश गया है कि आया है, अपनी बेसिक्स को नहीं छोड़ना, रूल्स को पकड़े रखना है। इनकम का लेजर है तो कोई मसला नहीं, मैं तो आज भी ऐसे ही करता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची, ठीक है। तो कैश आता है इनकम में, कैश डेबिट इनकम। जानबूझ के मैंने खुद को याद होने ही नहीं दिया, हर बार बच्चों के साथ ऐसे ही करता हूँ मैं, कि देखो बच्चों मैं भी ऐसे, और सचमुच ऐसे ही है। मैं सोचता हूँ आज तक मैंने कभी भी इस जहन को इस तरफ जाने नहीं दिया कि इनकम के लेजर में कैश ने इस तरफ आना है, उस तरफ जाने ही नहीं दिया जानकर, ताकि बच्चों को हर बार कहूँ बच्चों मैं ऐसे ही करता हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है, सही है ना। वो फिर रट्टा है, ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट है, साथ चल रहा है हर दफ़ा। तो सवाल भी ऐसे ही किया करो आप, सवाल याद नहीं होने देना आपने खुद को। सवाल जब भी करना है अगली बार आपने सवाल के रूल्स को रिवाइज करना है कि जी यहाँ पर लाइफ क्या लिखें। ओ, फैम वाले सवाल में 10 से 14 लिखा था, नहीं 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 नहीं, डेप्रीसिएशन में 2 लाइफ्स यूज हो गई, चलो 2 लिख लें। ये है कॉन्सेप्ट का रिवाइज होना, चाहे वो एक सवाल 3 बार करो, आपने 3 सवाल किए, ठीक है। एनीवेज, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। तो कैश इस तरफ आ जाएगा, अभी बताया, तेजी में नहीं लिखना, ध्यान से जहन में लाकर। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का लेजर डेबिट, कैश क्रेडिट, तो डेबिट होगा कैश। इनकम है तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो कैश इस तरफ। ट्रायल से मिल गया हमें, कितना है जी, 50। चलो 1000 में करना है, ऊपर पे रुपीज इन 1000 भी लिखा करो। ओके, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। सवाल में डाटा दिया हुआ है, क्लोजिंग भी निकल सकता है, लेकिन ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है इनकम की फिगर पहले निकल सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लोन के लिए 3 चीज़ें नहीं, 2 चीज़ें नहीं लिखवाई, 3 लिखवाई थी गालिबन, कि लोन की अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन हो तो एक्सपेंस की फिगर पहले निकल सकती है। तो चारों टायर होते क्यों हो गए फिर ताड़े, इनकम आई तो वही रूल था, इनकम पे लगा देना था। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन है। वहाँ लोन लिया था तो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, यहाँ लोन दिया है तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, ये इतना सा फर्क था। तो इसका मतलब क्लोजिंग भी निकल सकता है, थोड़ी हिम्मत करें तो। लेकिन आसान क्या है इस वक्त,
इनकम निकालना, क्लोजिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इनकम बहुत आसान है, सामने नजर आ रहा है। लोन कितना 1250, इंटरेस्ट रेट कितना 12%। मैंने कहा था ना लिखा हो तो पर एनम होता है बाय डिफॉल्ट। अब जब ये 12% लगाओगे तो ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, लेकिन पूरा साल तो ये लोन दिए नहीं रखा, 11/12, तो ये इनकम थी। तो पहले आज क्या हो गया जी, इंटरेस्ट इनकम की फिगर निकल आई जो पीएनएल में जाती है, वो आज बैलेंसिंग नहीं है। इधर देखो, वो आज वर्किंग से निकली। 1250 रुपये का लोन है, सही लिखा है मैंने। इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम, तो जब 12% लगाओगे तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। 12% पूरे साल का, लेकिन ये लोन पूरा साल एम्प्लॉयज़ ने इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर अब्दुल रज़ाक ने अभी ये पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं कमाया, इंटू 11/12 जी 137.5। अब वेरी सिंपल, आपको नज़र आ रहा है कि आपने कमाए कितने थे 137.5, लेकिन अभी तक आए कितने 30, 50, तो बाकी क्या है फिर आएबल। कमाए कितने 137, आए कितने 50, तो बाकी आएबल कितने, डिफरेंस जो अभी आएंगे। तो क्लोजिंग में अनअर्न्ड या रिसीवेबल, पैसा आपने दिए रखा, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, आपने इंटरेस्ट अभी रिसीव नहीं किया, कमा लिया है, ठीक है, इनकम अर्न हो गई। तो क्लोजिंग में फिर क्या है रिसीवेबल, लेकिन आज ये बैलेंसिंग निकाल लिया जी 80, ठीक है जी। क्या मसला था इसमें? अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स भी आप देख ही लो फिर। पीएनएल के अंदर इनकम, अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम आएगी 137.5 रुपीज़ इन थाउजेंड में। फिर आप सवाल कर रहे हैं, अब ये लिखना भी ज़रूरी है फिर आपके लिए, बातें मत करें आपस में। नेक्स्ट, बैलेंस शीट की अगर बात करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ें नज़र आएंगी। पहली चीज़ है नॉन करंट एसेट। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि सवाल चुप है, कहीं लिखा नहीं हुआ कि लोन कब वापस आना है, तो फिर मैं नॉन करंट ही अज्यूम करता हूँ। इंटरेस्ट बियरिंग लोन नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही होते हैं, शॉर्ट टर्म वालों पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, तो चुप है तो मैं नॉन करंट कह देता हूँ। तो आसानी है, अभी आज करने जा रहे हैं वो काम, किस्तों वाला लोन होगा, किस्तों में पे होगा, तो कुछ नॉन करंट कुछ करंट। अगला सवाल वही है, बस यहाँ से एक बार निकाल लूँ आपको। आज बोरिंग कॉस्ट ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे और हो सकता है पहला सवाल भी कर लें इंशाल्लाह बोरिंग कॉस्ट का, ठीक है जी। तो नॉन करंट एसेट्स में लोन रिसीवेबल आएगा, सारा ही मैंने नॉन करंट रख दिया। सवाल चुप है तो मैंने कहा छोटा सा नोट डाल देंगे ना, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव अज्यूम्ड द लोन एज नॉन करंट, ताकि उसको ये पता लग जाए कि बच्चे को पता है करंट नॉन करंट अलग करते हैं। नोट डाल दिया करो जहाँ कहीं शक भी हो तो, ठीक है। लोन रिसीवेबल 120,1250 और साथ ही साथ करंट एसेट्स के अंदर अगर ये करंट और नॉन करंट अलग करना तो यहाँ इसका करंट पोर्शन आ जाता। इंट्रो में सीखा हुआ है आपने, आज दोबारा सिखाना है, ठीक है। लेकिन अभी लोन वाली साइड पे, ये रिसीवेबल वाली साइड पे नहीं, इनकम वाली साइड पे नहीं, एक्सपेंस वाली साइड पे जाके सीखते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैंने यूज़ ही वही करना है अब सारे टॉपिक्स में आगे। जब कहीं जाकर ये यूज़ होना शुरू होगा तब इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो करंट एसेट्स में इंटरेस्ट रिसीवेबल, आसान वाला लफ्ज़ लिख लेना यार, एक रूड फिर हम यही सोचते रहें। मैंने तो याद कराया बुरे वक्तों के लिए आपको, कि आपको पता हो कि ड्यू, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल होता है इनकम के केस में। लिखा आसान वाला ही करो, ठीक है, ये आसान है सबसे ज़्यादा। इंटरेस्ट रिसीवेबल 87.5 जी बेटा, बेटा जितना दिया वो तो नहीं लिखा, कमाया कितना था 137.5, पे अभी तक कितना किया है 50, तो बाकी फिर सॉरी रिसीव कितना किया है 50, तो बाकी क्या है रिसीवेबल। क्या ये कमा लिया है या नहीं कमा लिया है? अगर 1 फरवरी को लोन दिया है आपने किसी को, पैसे उसने पूरे 11 महीने इस्तेमाल कर लिए, तो आपका राइट टू रिसीव इंटरेस्ट 11 महीने का स्टैब्लिश हो गया। अगर आज ये बंदा आके सारा लोन वापस कर दे तो आप कहेंगे भाई लोन तो दिया है, अब आप इंटरेस्ट को छोड़ रहे हैं, हाजी साहब बन रहे हैं, तो ये 11 महीने का इंटरेस्ट दे दें, फिर हाजी साहब बन जाए, क्योंकि ये हक आपका इस्टेब्लिश हो चुका है।
अब कमाया आपने 137,500 था, ट्रायल में से पता लगा रिसीव अभी हुआ है सिर्फ 50 का, तो बाकी फिर क्या है, रिसीवेबल। कमाया 137,500, मिला 50, मिलेबल 87,500। जी बेटा, लोन लायबिलिटी है, ये एसेट है, वापस आना है, ये वापस आएगा, जब आएगा तब। ये जब दिया होगा तो इसकी एंट्री की होगी कैश डेबिट, नहीं बेटा, लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। और जब ये वापस आएगा, किस्तों वाला तो है नहीं, तो फिर कैश डेबिट होकर लोन रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। लोन तो अपनी जगह है। लोन पेएबल की समझ आती है, रिसीवेबल की क्यों नहीं आती, पता नहीं, ये समझ नहीं आ रही मुझे। लोन पेएबल भी तो ऐसे ही होता है। अभी करते हैं आज लोन पेएबल, इंशाल्लाह अभी वही शुरू कर रहे हैं। यहां तक आपको मसला है तो पूछें जी। बेटा वो घर पे निकाल के मुझसे पूछ लेना सही है या गलत। ये निकल आया ना तो बस ठीक है ना, सेम है ना। नहीं निकला आपसे तो वह गलत निकाला होगा आपने, इसीलिए मैंने कहा जो आसान दिख रहा है वो कर लो। बाकी क्लास के बाद ये एक्स्ट्रा टाइम में आके मुझसे पूछ लिया करो ऐसी फरमाइशें। क्लास का टाइम तो है, कीमती है बहुत। जहाँ फंसेंगे वहाँ निकालेंगे, तो वहाँ फिर जाहिर सी बात है एक चीज़ दे देगा तो फिर दूसरी चीज़ निकाल लेंगे, और वो वहाँ पर टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ होगी, कर लेंगे। फिर ज़ाया नहीं होगा, फिर कीमती बनेगा, अभी ज़ाया होगा। जी कोई बात नहीं, उन्होंने करंट लिखा, गलत लिखा, मैंने सही कर दिया। वैसे वो मैंने ही लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त ऐसे ही बच्चों ने, ये क्लास के सवाल होते हैं ना, बच्चों ने कहा सर करंट, मैंने कहा नोट डाल दो, करंट लिख लो, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है, नॉन करंट। तो यार एक बात तो बीच में ना रोका करो। ये जी करंट एसेट में लोन टू एम्प्लॉइज लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा नोट डाल दें आप साथ, ठीक है, और अज्यूम करेंगे जी हमने अज्यूम किया है कि ये अगले साल में वापस आ जाएगा। एम्प्लॉइज़ को लोन ज़्यादातर हम लंबे अरसे के लिए नहीं भी देते, लेकिन दे भी देते हैं, इसलिए इंटरेस्ट बियरिंग लोन को मैंने अज्यूम कर लिया आज के सवाल में नॉन करंट, आपने कर लिया घर पे करंट, कोई मसला नहीं है। चूँकि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है तो एक नोट डालें, दोनों ही सही तसव्वुर होंगे। क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता होना चाहिए कि इसको ये पता है कि लोन करंट और नॉन करंट होते हैं, उसको ये पता है बच्चे को, बस इतना बता दो उसको, बाकी सवाल की इंफॉर्मेशन ही कम है। तो करंट वाले ने ये अज्यूम किया अगले साल पे वापस आ जाना है, नॉन करंट वाले ने ये किया नहीं आना, दोनों ने ही अजम्पशन ली है, क्योंकि सवाल ने तो कुछ बताया नहीं हुआ, तो वो अजम्पशन लिख दी, तो दोनों ही सही हैं, दोनों को पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, अब बोलें सर। ये बात हो गई है, नोट डालो जो दिल करे करो जी। अगर सवाल चुप है तो नोट डालो, जो मर्जी करो, बस जिंदगी सादा रखो ना, जहां सादा है। तो सवाल चुप है, कोई इंडिकेशन नहीं है, नोट डालो, जो मर्जी करो। अब ये आसान जिंदगी है, अब कोई नया रूल बना के वो भी याद कर लो, ये मुश्किल है, आपकी मर्जी है। चलें आगे। इसमें क्या था, रेंटल इनकम। ये सवाल भी करवाऊं मैं, बेशर्मों और बेशर्मियों, ना नहीं करते आगे से, कहो नहीं कराना नहीं कराना नहीं कराना, ये सवाल कहो सारे इतनी दफा, 3 बार कहा था बस। तुम्हारा 3 पूरा नहीं हुआ था, अभी स्टार्ट किया है। पेज नंबर 69 पे आ जाएं। वैसे टॉपिक ऊपर हेडिंग देखेंगे ना तो चैप्टर शुरू हो गया बोरिंग कॉस्ट का, हाँ, लेकिन बोरिंग कॉस्ट का लफ्ज और उसका सवाल वो थोड़ी देर में आएगा। पहले ये जो ताज़ा काम करके आए हैं इसकी ज़रा मज़ीद प्रैक्टिस कर लें। मुझे हालात नज़र आ गए हैं इंट्रो वाले, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोन, उसका इंटरेस्ट, करंट नॉन करंट बाइफरकेशन, ज़रा पहले ये कर लें, फिर आगे चलते हैं। वैसे ये जो काम हम कर रहे हैं, आप, मैं 15 मिनट लगाऊंगा तकरीबन, उम्मीद है इस सवाल पे, ज़्यादा भी लग सकते हैं, मेरा प्लान ये है। फिर अगले 1, 2, 3 आपके होमवर्क होंगे, इनको फिर कल डिस्कस करूंगा, लेकिन पास होने वाले बच्चे बगैर सोल्यूशन देखे एक बार सही गलत जैसा भी होगा करेंगे। अच्छा, ये जो मैं आज सिखाऊंगा आपको या कल डिस्कस करूंगा, ये बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर के अंदर एंड पे जाके यूज़ होना है, यानी कि सही जो आई कैप के पास पेपर के सवाल होंगे, जब कभी एक्सट्रैक्ट्स मांगेगा ये एक्टिवेट हो जाना है, जो आज सिखा रहा हूँ। सिखा आज इसलिए रहा हूँ कि अभी अभी एक्रूअल पढ़ते आ रहे हैं,
और इसलिए भी अभी सिखा रहा हूं कि कुछ मसाइल भी नज़र आए हैं मुझे करंट नॉन करंट के, तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करके ही आगे चलते हैं, फिर ये सीखा हुआ होगा आगे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पेज 69 क्वेश्चन नंबर 22 मिस्टर टीपू P2। अच्छा देखो बच्चों, लोन जो होता है ना, लोन के दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, लोन अरेंजमेंट्स या लोन एग्रीमेंट, जो भी कह लें, अरेंजमेंट्स या एग्रीमेंट्स। टाइप 1 लोन की ऐसी होती है कि मिसाल के तौर पे जी हमने आज 300 रुपये का, 100 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 रुपये का लोन लिया और बैंक वालों ने कहा हुआ था कि जी लोन आपने ना हमें 30-30 रुपये करके किस्तों में वापस मोड़ देना है। ठीक है जी, और किस्तें बना दी उन्होंने 4 या 12, 4 किस्तें बना दी उन्होंने। ठीक है, ओके, तो 4 साल का ये अरेंजमेंट हो गया हमारा। हर साल किस्त कितनी 30, मैंने 30 बोला है, 30, 30 और 30। अब चक्कर क्या है, लोन तो इस इन्होंने लिया था 100 का, वापस कर रहे हैं, टोटल गिनती करें तो 120 का। क्या चक्कर है? ओ, इंटरेस्ट भी साथ, जाहिर सी बात है, जिसने लोन बैंक ने दिया होता है उसने उसके ऊपर कॉस्ट चार्ज करनी होती है। अब ये जो किस्तें जा रही होती हैं ना बच्चों, ये किस्तें जो हैं इनके अंदर दो चीज़ें पड़ी होती हैं, प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी, प्रिंसिपल की पेमेंट भी और इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की भी और इंटरेस्ट की भी। तो एक तो अरेंजमेंट होता है ये वाला, ठीक है। दूसरी तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बैंक ये कहता है कि यार आपने ना ये पकड़ो, आप 100 का लोन लिया, आपने ये लोन 100 का बैंक से, ठीक है, और बैंक कहता है यार आप ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर साल पे करते रहना। लेट्स से 10% है तो 10 रुपये का इंटरेस्ट पे करते रहो, 4 साल ये इंटरेस्ट पे करो, और चौथे साल के एंड पे हमारा 100 भी हमें वापस कर देना। ठीक है, लोन वापस किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे लोन आपने लिया है और 4 साल बाद वो लोन इकट्ठा ही वापस किया है। ये दोनों तरह के अरेंजमेंट्स आपको सवालों में आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसी हिसाब से हम अकाउंटिंग भी कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपने लोन लिया, ये आपने लोन वापस कर दिया, और मीनवाइल आपने ये सिर्फ क्या चीज़ पे की है, इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो आपने ये इंटरेस्ट पे किया है, ये आप अलग सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। तो ये 100 रुपया जो वापस किया आपने, ये प्रिंसिपल की मद में था, और ये 10-10 रुपये करके 40 रुपये इंटरेस्ट की मद में, और ये लोन वापस किया मतलब प्रिंसिपल अमाउंट वापस की। तो ये अरेंजमेंट भी हो सकता है, और ऊपर वाला अरेंजमेंट भी हो सकता है जिसके अंदर किस्तें बना दी उसने लोन की, और हर किस्त में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही रिसीव करता रहता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट सवाल को देखें, सवाल कौन से वाले लोन के बारे में बता रहा है। ये इजी सी बात है, कोई मसला है तो बता दें। 2 तरह के अरेंजमेंट्स, ये मशहूर ज़माना यही है। कोई तीसरा सोचे, कोई तीसरा बनता है, तीसरा क्या बनता है, तीसरा तो कोई नहीं बनता। इकट्ठा लोन लेके इकट्ठा वापस, ओ ठीक है, आप कहो जी किस्तें बराबर नहीं हैं, वह किस्तें तो हैं ना, तो या किस्तों वाला लोन होगा या नहीं होगा, यही 2 होते हैं नॉर्मली अरेंजमेंट्स। ठीक है, अच्छा अब अपने सवाल को देखें, क्या कहता है वो। टीपू ने क्या किया है, एक लोन लिया है, ऑब्टेन्ड लोन पेएबल अमाउंटिंग टू 90 मिलियन का लोन लिया फ्रॉम HBL ऑन 1 जनवरी 2015। It carries markup at 12% per annum. The loan is repayable in semi-annual installments of
एनुअल भी नहीं, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आ गई। ठीक है जी। यकम जनवरी 15 को 90 रुपये का लोन ले आया है और इंटरेस्ट है इसके ऊपर 12% पर एनम और इंस्टॉलमेंट्स हैं सेमी एनुअल 10 मिलियन ईच, सेमी एनुअल है। ठीक है जी। अब ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 15 का मतलब क्या है, यकम जनवरी को लोन लिया, अब 6 महीने बाद किस्तें आनी है, तो पहली किस्त बनती है 30 जून 15 पे, हो भी गई। फिर 30 जून 15 के बाद अगले 6 महीने 31 दिसंबर 15 पे, फिर 30 जून 16, फिर 31 दिसंबर 16, फिर 30 जून, फिर 31 दिसंबर 9 किस्तें बननी है, फिर 30 जून 18, फिर 31 दिसंबर 18, फिर 30 जून 19 पे जाकर ये कहानी ख़त्म होगी। आज से पहले वैसे मैंने ऐसा किया नहीं, FAR 2 में करते हैं, लीज या लोन का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं। इसका मैं वही आज बनवा के देखता हूँ, ना मज़ा आए तो फिर वापस पुराने सिस्टम पे चले जाएंगे जिस पे इंटरेस्ट निकालना होता है आपने डायरेक्टली ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बड़ा आसान सा तरीका है, आगे जाके भी काम आ ही जाना है आपको, तो ये काम करके देखते हैं। उसने हमें कहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालो फॉर द ईयर सिर्फ 15 और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दो फॉर द ईयर 2015। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज आपको इस सवाल के अंदर ही ये चीज़ सिखा देता हूँ और इसमें मैं पूरे इस लोन की पूरी ज़िंदगी का स्केड्यूल आपके साथ बना देता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये डायरेक्ट निकलवाया करता था, इस दफ़ा मैं इसे स्केड्यूल पहली बार बना रहा हूँ, अल्लाह करे बना लूँ, और FAR 1 में पहली बार बना रहा हूँ। अच्छा, शुरू करें जी काम। अच्छा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है। ठीक है, लोन कितना आया है, 90 मिलियन का, किस दिन आया है, यकम जनवरी 15 पे। तो एक छोटी सी वर्किंग हम किया करेंगे इस तरह के लोन के लिए, डेट, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स, इधर देखो किस दिन लोन आया है, यकम जनवरी या जुलाई, यकम जनवरी 2015 पर, और फिर पहली किस्त 30 जून 2015 पर कितनी है, 10 की, दूसरी किस्त 30 जून, अच्छा सालाना नहीं है, ये भी पता लग गया, सालाना होती तो साल साल के बाद यहाँ पे किस्त डालते जाते। ठीक है, 31 दिसंबर, गलती से लिख गया था लेकिन चलो पता लग गया, फिर 30 जून 2016, फिर 31 दिसंबर 2016, 9 गिननी है, 30 जून 2017, 31 दिसंबर 2017, 30 जून 2018, 31 दिसंबर मुक्या नहीं हाले 18, अभी भी है 30 जून 2000। ये मैं वर्किंग सिखा रहा हूँ क्योंकि हमें एक दफ़ा से आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हम देखेंगे हमारे साल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल की, जिस साल तक होगा उसी साल पर या उससे एक अगला साल कर लिया करेंगे। आपके लेवल पे तो एडवांस वाला सवाल भी मुश्किल ही है, नॉर्मली एरियर वाला सवाल ही होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, एक छोटी सी वर्किंग है, इस तरीके से मज़ा आए ठीक है, वरना डायरेक्ट भी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे ज़रा बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट्स हैं जी, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, आंदे जाओ ते 10 रुपये, 10 रुपये, और ये जी लोन पूरा 90 का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अभी कि लोन अरेंजमेंट कौन सा वाला है, किश्तों वाला या इकट्ठा वापस आना है एक ही दफ़ा लोन, किश्तों वाला। दूसरा कौन सा होता है, वो कहता है 90 का लोन है, 10% इंटरेस्ट है, तो हर साल 9 रुपये का इंटरेस्ट होता, और 9वें साल 10वें साल जब भी है उसके एंड पर इकट्ठा 90 वापस हो जाता है। लेकिन उसने कहा नहीं, लोन लिया इसने आज 90 का, और 9 किस्तें 10-10 रुपये की हर साल, हर 6 महीने बाद इसने पे करनी है। तो इसका मतलब इन किस्तों के अंदर चेक भी कर लो, लोन कितना है, और वो कह रहा है लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अच्छा हाँ जी, इस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल शामिल है या शामिल नहीं है, शामिल है या शामिल नहीं है, शामिल नहीं है।
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि 10 मिलियन। तो ये तो फिर मसला ही कोई नहीं है मेरे ख्याल में, तो स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। खैर, ये स्केड्यूल मैं इसलिए भी बनवा रहा हूँ, ठीक है, कि इससे आपको करंट नॉन करंट समझाने में ज़रा मुझे आसानी हो जाए। मसला तब आता है जब वो कहता है जी 10 मिलियन की ये किस्त है, देखो ना बैंक ने कितने अरसे का लोन दिया है, 9 साल का, 90 रुपये लोन देकर 90 रुपये ही वापस लेगा। साथ कह भी रहा है इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है, 12%। ठीक है जी, माजरत, वो तो मुश्किल वाला केस होता, ये आसान केस है। छोड़े डायरेक्ट करते हैं। क्या करेंगे जी, डायरेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बहुत सिंपल है जी, मैं माजरत चाहता हूं, मैं समझा मुश्किल काम है, लेकिन बेस बन गई। अगर कोई सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें वो यूं कहे 90 का लोन लिया है और 10 किस्तें जो हैं वो 15-15 रुपए की होंगी मिसाल के तौर पे, तो 150 वापस आना है, तो इसका मतलब 15 रुपए के अंदर प्रिंसिपल भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा। फिर ये स्केड्यूल बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, किसी वक्त देख लेंगे, फिलहाल सवाल में एक्टिव नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए, पीएनएल। पीएनएल के अंदर क्या आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और हमें क्या चाहिए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या आना है, नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन। मैं सिर्फ जहन बना रहा हूं आपका, पेएबल कैलकुलेशंस तो करते हैं अभी। और करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट पेएबल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करेगा ये, ठीक है। ऐसी ही मेहनत करवाई आप लोगों ने मुझसे, पहले बता तो देता है कि इस सवाल के अंदर तो जिंदगी बहुत आसान है। चलें जी, अब 90 मिलियन का लोन लिया है, यकम जनवरी 15 को, ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 दिसंबर 15 पे, तो यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक कितना लोन आउटस्टैंडिंग रहा। एक लाइन लिखवाई थी, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो होती है ड्यूरिंग द ईयर, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लग के इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलता है। थोड़ी सी किस्तों की बात भी की थी। अगर ये लोन आया है यकम जनवरी 2015 को और कोई किस्त पूरा साल पे नहीं हुई, 31 दिसंबर 15 आ गया, तो इसका मतलब ये 90 पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा। तो इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हम 90 को 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर ये मामला हो गया जैसा कि यहां पे हुआ पड़ा है, क्या 90 का लोन आया था यकम जनवरी 15 को, लेकिन 30 जून 15 पर एक किस्त पे हो गई। यहां पे बना देता हूं आपको मैं, टाइम लाइन बनाते हैं, स्केड्यूल नहीं टाइम लाइन बना लेते हैं, आसान काम है, लेकिन ये भी पर्चे में नहीं बनानी, ये तो अभी सीखने के लिए जी। यकम जनवरी 2015 को लोन आया, हमारा ईयर एंड होने जा रहा है 31 दिसंबर 15 पर, और उसने कहा जी लोन 6-6 महीने बाद किस्तों में पे होगा, और पहली किस्त पे होनी है 30 जून 15 पे। अब हमने जो लोन लिया था, लोन लिया वो कितना है, 90। अगर तो ये किस्त वाला मामला बीच में ना आता, ये सिंपल हो गया सवाल भाई, ये तो बहुत मुश्किल केस था, मैं इस तरफ लेके जा रहा था, लेकिन सवाल सिंपल निकला। मुश्किल किसी टेस्ट में डाल के ना फिर कुछ करेंगे, या मैं देखूंगा ज़रूरत महसूस हुई तो वो मैं फिर खुद बताऊंगा, किताब में नहीं है, क्योंकि वैसे आई के भी किताब में भी नहीं है, ये है FAR 2 के अंदर ही। दिल कर रहा था लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फिर, ठीक है, तो वो फिर देख लेंगे किसी वक्त, दिल किया तो। फिलहाल इधर देखें, सिंपल केस है, सिंपल। 90 का लोन लिया, अगर किस्त सालाना होती, एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो पूरा साल कितना आउटस्टैंडिंग रहता, 90, यानी पूरा साल उन्होंने 90 इस्तेमाल करना था, तो इंटरेस्ट भी फिर पूरे साल 90 के ऊपर कैलकुलेट करना था। लेकिन हुआ क्या, 30 जून पर इसमें से 10 की किस्त हो गई पे, तो लोन जो लिया था वो आउटस्टैंडिंग अब कितना रह गया। इसका मतलब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 90 पे पूरे साल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 90 पूरा साल इस्तेमाल किया ही नहीं, 90 तो सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हुआ, उसके बाद 10 इसमें से रीपे हो गया प्रिंसिपल, और फिर आगे अगले 6 महीने में 80 रुपए इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही अगली किस्त कब पे हुई होनी है, 31 दिसंबर 15 पर। वो जो मैंने उधर लिखा था उसकी जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट इधर, तो ये भी डायरेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, आगे 2 दिन तक डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे।
सवालों में जब आएगा तो फिर ज़रूरत पड़ने पे मजबूरी में टाइम लाइन बनाते हैं, वरना इसमें भी टाइम ज़ाया होता है, टाइम लाइन में टाइम ज़ाया हो जाता है। ठीक है जी, कितना रह गया? 70। अब अगले 6 महीने, हमारे साल के ये 6 महीने, 70 आउटस्टैंडिंग रहा ना? हाँ करने वालों होश करो, होश। 70 तो इस दिन बना है, 80 आउटस्टैंडिंग रहा, 80। 90 का लोन लिया, 6 महीने तक 90 इस्तेमाल किया, 10 वापस कर दिए, 80 अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगले 6 महीने तक 80 रहा आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट लगेगा इस पे। फिर ये एंड पे ये 10 और पे हुआ, अब आउटस्टैंडिंग कितना है? 70। अब अगले साल का इंटरेस्ट इस 70 के हिसाब से निकलेगा, बल्कि चला ही लो अगले साल भी, क्योंकि फिर मैंने करंट नॉन करंट भी तो अलग करवाना ही है। अगला साल हमारा 31 दिसंबर 2000, नहीं ईयर तो एंड करने दो, ठीक है। मैंने लैक, हाँ मैनू लग गया पता, लेकिन तुसी तो मैं बिल्कुल ही नलैक बनाता। देखो अब ये इधर तक ही आया है, बस बदतमीज। ये अगला साल डिफरेंट कलर से कर दिया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब अगले साल में भी क्या होगा? फिर अगले साल का 30 जून आएगा, 30 जून 2016। वैसे अगला साल रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन मैं ज़रा डिस्कशन कर रहा हूं तो चलो मैंने कहा समझा दूं। फिर 10 पे होगा, आउटस्टैंडिंग कितना रह जाएगा? फिर उससे अगले साल के आखिरी दिन 10 और पे होगा, आउटस्टैंडिंग कितना रह जाएगा? पूरी कहानी अब आपके सामने आ गई। लेकिन इस किस्तों के अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं है, ये उसने कह दिया हमें यहाँ पे कि लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2015, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन वो ये ज़रूर बता रहा है कि 30 जून 15 पर इंस्टॉलमेंट भी पे होगी और साथ में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, साथ में इंटरेस्ट भी पे होगा। ठीक है, लॉजिकल सी बात भी है। 90 का लोन है तो 90 ही वापस कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो अलग से लगाना था, सिंपल वाला केस है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा ये सवाल था आपसे, ये 90 पर इंटरेस्ट निकलेगा कितने अरसे? ये 6 महीने। फिर इस किस्त के पे होने के बाद ये 80 है, इस पे कितने अरसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? अगले 6 महीने। उसके बाद फिर भी बैलेंस चेंज होगा, अब ये तो अगले साल की बात है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट इन 6 महीनों के लिए फिर 60 हो जाएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट एंड सो ऑन। ये वो जुमला है जो मैंने आपको लिखवाया था कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मालना थोड़ा जाए। मैंने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने के लिए इंटरेस्ट रेट ने लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पहले 6 महीने में कितनी आउटस्टैंडिंग रही? 90। तो इंटरेस्ट रेट इस पे लग के इंटरेस्ट निकल आएगा। लेकिन अगला मसला ध्यान से देखना, इंटरेस्ट एनुअल गिवन है, इंटरेस्ट रेट एनुअल गिवन है, तो अगर 90 में 12% लगाओगे तो वो पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेगा, 6/12 कर देना। फिर बैलेंस बदल गया, 80 हो गया, अगले 6 महीने 80 रहा एंड सो ऑन, जितने अरसे की रिक्वायरमेंट हो। फिलहाल तो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? 1 साल का इंटरेस्ट। कोई जरूरत नहीं जी इसकी। वर्किंग नंबर 1, वेल बल्कि रिक्वायरमेंट थी ये तो, कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, रिक्वायरमेंट ए मैं ये बना लेता हूं यहां पे। बेटा इधर देखो, बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। देखो जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बातें ना करें प्लीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है। अब ये टाइम लाइन बना के नहीं निकालते रहना, अब ये ज़बानी करना है, वो समझाने के लिए आपको मैंने टाइम लाइन बनाया, उधर देखना भी नहीं है। अब ज़बानी देखो, ज़बानी 1 जनवरी 15 को लोन आया और पहली किस्त 30 जून 15 पे हो गई, तो लोन 90 रुपये का पहले 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, 12% इंटरेस्ट रेट था, तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 90 इंटू 12% इंटू 6/12, 5.4। ये तो रुपीज इन मिलियन ही चल रहा है ना, लिख लो क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद 30 जून पर एक किस्त पे हुई, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट करना है, नहीं देखना टाइमलाइन को भी, ठीक है, ज़बानी कोशिश करनी है। 30 जून को किस्त पे हुई और बैलेंस बदल के रह गया 80। अब अगले 6 महीने ये 80 आउटस्टैंडिंग रहा, तो
80 इंटू 12% इंटू 6/12 4.8। टोटल एक्सपेंस कितना 10.2। तो ये जी हमारा 31 दिसंबर 2015 के साल का इंटरेस्ट है। मैंने पूरी चीज़ें नहीं लिखी, ऊपर होती हैं कंपनी का नाम, फिर P&L, एक्सट्रैक्ट्स, जो भी उसने लिखा स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस वो लिख कर आगे एक्सट्रैक्ट्स, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। ये पूरी लवाजमात मैंने नहीं लिखे, लिखने होते हैं, ठीक है जी। 10.2 एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट इज ओवर। रिक्वायरमेंट ए भी हो गई और इसी एक्सपेंस ने जाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में, तो वो भी हो गया। अब क्या रह गया, लोन। क्या रह गया जी, लोन। मेरा सवाल, लोन 31 दिसंबर 15 पर कितना पेएबल है? डस्टर कहां छुपाया हो, और पीछे रख देना था। इधर देखें जी, लेजर बनाता हूं मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ये भी जरूरत नहीं है, आज बना रहा हूं, ये भी जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। लोन पेएबल का लेजर बचपन में इंट्रो में आपने बनाना सीखा था। लोन यकम जनवरी 15 को आया, एंट्री क्या करोगे, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। यकम जनवरी 15 पर कैश डेबिट दिमागों में और लोन पेएबल क्रेडिट, ठीक है। 30 जून 15 पर एक किस्त पे हो गई, एंट्री कैश डेबिट, लोन पे करना है हमने, पे करना है हमने, तो लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। 30 जून 2015 लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 10 रुपए। फिर 31 दिसंबर 15 लोन, ये नहीं बनाना, जबानी करना है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको समझा रहा हूं, पहला दिन है। तो ईयर एंड के ऊपर कितनी लायबिलिटी है आपके ऊपर, 70 रुपए की, ठीक है जी। यही टाइमलाइन में भी निकला हुआ था, लेकिन मैंने वैसे जरा लेजर बना दिया, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। 90 का लोन लिया, 10 की किस्त गई, फिर 10 की किस्त भी इसी साल के एंड पर चली गई और 70 आ, ठीक है। थोड़ा सा चेंज क्या हो सकता है इस सवाल में, अच्छा ये बाद में बताता हूं, यहां तक को मसला। चल, अब ये 70 रुपए का लोन है, हमारे कांधों पे बोझ है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर नजर आती है और ये हमने यहां पर जाकर लिख दिया, ठीक हो गया आंसर। सही है ना, सही है, सही नहीं है। लायबिलिटी तो 70 की बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये टाइमलाइन पे जरा गौर करें। आप इस वक्त कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं, इधर आप खड़े हैं, आपको आपका अपना आप नजर नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूं। ये हैं आप 31 दिसंबर पे, और वो भी कौन से वाला, 15 वाला, या आपने ऐसे करके 31 दिसंबर 15 पे आप खड़े हैं। यहां खड़े होकर 70 रुपए का बोझ आप पर है, बिल्कुल है, लेकिन ये देखो इस 70 के बोझ में से ये 10 और ये 10 अगले 12 महीने में पे होता नजर आ रहा है। ये एनक करंट वाली जो होती है ना, ये 12 महीने देखती है। IAS 1 ये कहता है कि लायबिलिटीज को करंट नॉन करंट में बाइफरकेट करके दिखाओ। लायबिलिटी तो आप पे 70 ही है, लेकिन उस 70 की लायबिलिटी में से ये 10 और ये 10 टोटल 20 ये करंट लायबिलिटी कहलाएगी, और बकाया 50, क्योंकि ये दूसरे, ये देखो ना, ये इस इधर आप खड़े, एक साल गुजरने पर भी ये लायबिलिटी पड़ी होगी तो वो नॉन करंट है। नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो एक साल के बाद पे होनी है। तो देखो ये 70 भी लायबिलिटी है, ये 50 अगले एक साल की पेमेंट्स के बाद फिर भी लायबिलिटी होगी, तो ये क्या है, नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटी होती क्या है, जो अगले एक साल के अंदर भी पे ना हो, ये नॉन करंट। तो करंट क्या है, यहां खड़े खड़े आप यहीं पे हैं, यहां खड़े होकर आप क्या कह रहे हैं, अगले एक साल के अंदर अंदर, अगले 12 महीनों के अंदर अंदर ये 10 और 10 20 पे हो जा रहा है। तो लायबिलिटी आप पे 70 ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन IAS 1 कहता है इनकी अलग अलग करो, ठीक है। तो अब तरीका वारदात क्या हुआ करेगा, हमेशा पहले करंट निकाला करेंगे क्योंकि वो आसान है। 50 साल का लोन है, कितने साल का, अब कितने साल देखना पड़े अगर नॉन करंट ढूंढो तो,
यहाँ पे अगर 2 साल गुजरे हैं तो, और 1 साल गुजरा है तो 49 देख रहे हो, बल्कि अगला भी छोड़ दो करंट वाला, 48 ईयर्स देखने बैठ गए हो। उससे बेहतर क्या है, 1 साल देखो और टोटल में से वो 1 साल माइनस करो, बाकी सारा क्या है, नॉन करंट। तो तरीका वैसे ये बता रहा हूँ, अगर कभी दूसरा आसान लगे तो वो भी कर लेना, लेकिन वैसे आसानी हमेशा होती भी किस में है, थोड़ा अरसा देखने में आसानी है। तो करंट पोर्शन पहले देख लेते हैं। करंट पोर्शन जो है लोन का, वो टोटल लोन में से जो इस वक्त हमारे ऊपर पड़ा हुआ है 70 का, 20 तो पे कर चुके ना, और ये 20 लोन नहीं है, अब इधर लोन लिया था, ये इस साल में आपके खड़े होने की जगह से पहले ये पे हो गया है। तो लोन कितना है, 70, इसमें से कितना अगले 12 महीने में पे हो जाना है, 20, तो बाकी सारा फिर वो यहां से नहीं देखना, वो डायरेक्ट वहां से निकाला करेंगे। तो अगला काम ये भाई गलत हो गया, ठीक है, ये सही नहीं है। सही क्या है, लोन पेएबल को 2 हिस्सों में करो अगर किस्तों वाला लोन है। अगर ये पहला सिनेरियो होता, लोन लिया है इधर और 10 साल बाद जाओगे पे होना है सारा ही, तो जितना लोन है इधर 90 का, ये इधर भी 90 का, अगले साल में नहीं पे हो रहा, इधर भी 90 का, अगले साल, वो आखिरी साल में इकट्ठा ही सारा करंट आ जाना था फिर, लेकिन इधर नॉन करंट रहता, ठीक है, किस्तों वाला है। ऐसा ही आएगा बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में जब एक्सट्रैक्ट्स बनवाएगा आपसे। इतना अच्छा नहीं है कि आपको दूसरे वाला लोन दे भी सकता है वैसे। अच्छा, अब ये गलत हो गया, 70 नहीं आना। लोन पेएबल जो है, चूंकि ये लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन जो 1 साल से ज्यादा अरसे पर फैला हुआ है, ठीक है, तो लोन पेएबल को नॉन करंट और करंट में तोड़ो। करंट के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन हम यूं कर देते हैं, हम करंट पोर्शन कह देते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, या लोन पेएबल ही अब लिखो, ऊपर नहीं लिखा हुआ ना, लोन पेएबल जी, करंट पोर्शन ऑफ लोन पेएबल, ये नॉन करंट पोर्शन है, ये करंट है। अब मैंने कहा ये पहले निकाल लो, अब ये भी ज़बानी आपने देखना है, टाइम लाइन पे तो सब समझ आ गया आपको। हम खड़े कहाँ हैं, 31 दिसंबर 15 पे, यकम जनवरी 15 पे एक लोन लिया था, 30 जून 15 और 31 दिसंबर 15, ये 2 किस्तें पे हो गई, बाकी कितना रह गया, 70 की लाइबिलिटी हमारे पर पड़ी है। अब किस्तें तो ऐसे ही चलनी है, तो हम कहेंगे 31 दिसंबर 16 तक मजीद 2 किस्तें पे हो जानी है, तो वो 2 किस्तें क्या हैं, करंट। तो करंट पोर्शन ऑफ लोन पेएबल, अच्छा होता वैसे मैं लॉन्ग टर्म लोन पेएबल लिख देता। चलो इधर देखो जी, देखो भाई, 10 × 2 कर दें या 10 + 10 कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है, कितना आ गया। अब ये क्या आ गया, टाइमलाइन किसने बनाई हुई है कि 50 वहां से आपको नजर आएगा, 50 तो हम निकालेंगे अगले स्टेप के अंदर। कैसे, हम कहेंगे जी ये करंट है, टोटल लोन है हमारे ऊपर इस वक्त एज ऑन 31 दिसंबर 15 70 का, करंट उसमें से कितना है, 20 है, तो बाकी 50 का नॉन करंट। देखो लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज ही नजर आ रही हैं, लाइबिलिटी अभी भी 70 पे है, टोटल करो, लाइबिलिटी कम नहीं हो गई, ये ना कहना ये पे हो गया और ये पेएबल है, ये भी पेएबल है, ये भी पेएबल है, बस तोड़ के दिखा दिया कि ये अगले 12 महीने में पेएबल है मिस्टर यूजर, और ये 12 महीने के भी बाद, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूं टाइमलाइन कोई नहीं बनानी मैंने, अगला साल ज़बानी ज़रा आप कर दें, जल्दी करें। ये रिक्वायरमेंट एवं, रिक्वायरमेंट एवं, और साथ में ये भी फिर एवं 16, जल्दी करें, 1 मिनट है आपके पास, ज़बानी इधर नहीं दे, डायरेक्ट करें, डायरेक्ट, बड़े हो जाएं एकदम से, फायदा को नहीं होता वैसे बड़े होने में, छोटे होते बंदा कहता था कब बड़े होंगे कब बड़े होंगे, अब कहते हैं यार कमल ही मारी, वैसे ऐसा सोच भी है सी।